चलिए, तो आज 8वां दिन है हम लोग के क्लास का जो और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉपीराइट, पेटेंट, ये दो टॉपिक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। और इस क्लास में जो है कॉपीराइट पढ़ चुके हैं, पेटेंट पढ़ चुके हैं और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडमार्क। ठीक है, और इसके बाद जो है छोटा छोटा टॉपिक है, तो ये सब जो है ना एक दिन या हार्डली 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बाकी टॉपिक। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ये बहुत छोटा टॉपिक है, आज ही थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में इसको हम बता देंगे। तो कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में जो है कौन कौन घर से पढ़ा है, क्योंकि इन दोनों का लिंक भी हम भेज दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक भेजे थे कॉपीराइट और पेटेंट वाला। कौन कौन पढ़ा है? कोई नहीं? कम से कम घर पे रहने वाला तो पढ़ा होगा। शिवानी, शिवानी पढ़ी हो? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा शिवानी, माइक तो ऑन है। लग रहा है फिर आने वाला साउंड गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रेडमार्क पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडमार्क में जो है ट्रेडमार्क क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रेडमार्क मतलब हुआ कि व्यापार करने का चिन्ह। मार्क का मतलब होता है चिन्ह, कोई भी मार्क, और ट्रेड मतलब होता है व्यापार। तो व्यापार करने का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फायदा होता है और ट्रेडमार्क कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी वैलिडिटी का क्या होती है, ट्रेडमार्क का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग जो है वो संबंधित कंपनी या व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उस ट्रेडमार्क का जो है यूज हम लोग अपने बिजनेस में जो है बिना उसके परमिशन के नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी हो गया हमारा ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया कंपनी हो गया। अब इस ब्रिटेनिया कंपनी का बिस्किट आता है, तो हम क्या किए कि अपना एक फैक्ट्री लगाए, लोकल फैक्ट्री, और ब्रिटेनिया नाम से ही जो है ब्रिटेनिया कंपनी के नाम से ही बिस्किट हम भी जो है बनाने लगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो कंपनी है ब्रिटेनिया वो क्या करेगा कि हम पे जो है वो एक केस कर देगा, जिससे कि कौन सा केस करेगा कि हमने उसका ट्रेडमार्क का यूज कर लिया है बिना उसके परमिशन के। तो इससे उसके व्यापार को नुकसान हुआ है। तो अपने व्यापार को नुकसान से बचाने और व्यापार का नाम का दुरुपयोग होने से बचने के लिए जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अब आते हैं, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो वह किसी दूसरी कंपनी, एक सेकंड कौन ज्वाइन किया, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो वह किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि हम कोई कंपनी खोलते हैं और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। कंपनी तो छोड़ो, बहुत बड़ा चीज हो गया, वो तो रजिस्टर्ड होता ही है। दुकान खोलते हैं, है ना, दुकान खोलते हैं और दुकान जो है किसी भी नाम से, है ना, जैसे गुप्ता ज्वेलर्स खोल लिए। अब गुप्ता ज्वेलर्स एक दुकान खोले, अब क्या होगा कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो एक लाइन से जब दुकान मिलेगा ना तो देखोगे कि गुप्ता ज्वेलर्स, तो दूसरा भी गुप्ता ज्वेलर्स, फिर से गुप्ता ज्वेलर्स, यानी एक ही नाम से जो है एक मार्केट में बहुत सारा दुकान होता है। जो जिस नाम से उस मार्केट में कोई दुकान फेमस हो जाता है तो बगल वाला भी क्या करता है, सेम नाम से दुकान खोल लेता है।
तो ये क्या क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उसने अपने दुकान को जो है रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, ट्रेडमार्क नहीं करवाया है। अगर वो ट्रेडमार्क करवा लेता तो दूसरा दुकानदार अगर सेम नाम से दुकान खोलता है तो क्या होगा कि वह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने की वजह से जो है उस पे फाइन लगेगा, वो उसको केस कर देगा कि मेरा जो है नाम का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो हम किसी भी दूसरे कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राहक उत्पाद तक आसानी से पहुंच सकता है। ये ट्रेडमार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया ये ट्रेडमार्क का, कि अगर हम किसी भी कंपनी को ट्रेडमार्क करवाते हैं या अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवाते हैं तो हमारे कस्टमर को हम तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग रेडमी का मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या होगा कि गूगल करते हैं रेडमी, कोई मोबाइल का जो मॉडल नंबर है उस मॉडल नंबर को गूगल कर लेते हैं, तो आसानी से उस प्रोडक्ट तक जो है हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर रेडमी मोबाइल जो है वो ट्रेडमार्क नहीं करवाए हुए होता तो क्या होता कि गूगल सर्च करते रेडमी नाम से तो हजारों जो है मोबाइल कंपनी जो है वो दिखा देता, क्योंकि उसने ट्रेडमार्क तो करवाया ही नहीं है, रजिस्टर तो करवाया नहीं है, तो इसका मतलब उस नाम से दूसरा भी कोई कंपनी खोल सकता है, तीसरा भी खोल देता है। जैसे कि पहले चाइना का मोबाइल आता था लोकल वाला, ये रेडमी वगैरह भी तो चाइनीज ही है, पर जो लोकल आता था उसमें बहुत सारा नाम का वेराइटी का जो है मोबाइल मिलता था छोटा वाला। तो वो क्या होता था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता था तो सेम नाम से या स्पेलिंग आगे पीछे करके जो है बहुत सारा जो है प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता था, तो कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट तक जो है आसानी से नहीं पहुंच पाएगा अगर हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। तो रजिस्ट्रेशन होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा कस्टमर जो है हम तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जिला व्यापार कार्यालय में किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक व्यापार कार्यालय होता है। व्यापार कार्यालय को उद्योग भवन भी बोलते हैं। ऐसे पटना में जो है गांधी मैदान में उद्योग भवन है, गांधी मैदान के पास में उद्योग भवन है। वो उद्योग भवन जो हुआ वो पूरे स्टेट का होता है। ठीक उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक उद्योग भवन होता है, उद्योग कार्यालय होता है। तो उस उद्योग कार्यालय में जो है हम अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अपने जितना भी बिजनेस है उस बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो संबंधित जिला व्यापार कार्यालय में जो है हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो है उसकी वैलिडिटी 10 वर्ष तक रहती है, यानी 10 साल तक जो है वो रजिस्ट्रेशन हमको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको वो नाम रखना है, यूज करना है, मान लेते हैं हमारा बिजनेस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, 10 साल के बाद भी हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम दुकान बंद नहीं किए हैं, कंपनी बंद नहीं किए हैं, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रिलायंस ले लेते हैं, तो रिलायंस क्या 10 साल की कंपनी है या 10 साल से पुरानी कंपनी है? तो 10 साल से पुरानी कंपनी है, तो हर 10 साल के बाद वो क्या करता है? अपनी कंपनी को रिन्यू करवा लेता है, अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करवा लेता है। अब देखते हैं ट्रेडमार्क, अगर कोई भी कंपनी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो वो ये आर वाला जो सिंबल है, आर को सर्कल कर देते हैं, इस सिंबल का यूज करता है। कोई भी कंपनी के आगे अगर इस तरीके का सिंबल यूज किया हुआ है कोई भी प्रोडक्ट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ट्रेडमार्क करवा लिया है, हम उसके नाम का उपयोग जो है नहीं कर सकते। अब आता है एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क। अपंजीकृत ट्रेडमार्क क्या होता है?
जो ट्रेडमार्क हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जैसे कि मान लेते हैं कि हर मार्केट में जो है कोई समोसे वाला या लिट्टी वाला जो है बहुत फेमस होता है, उसका शाम में जो है ना इतना बिजनेस होता है कि जितना बिजनेस कोई बड़ा दुकानदार का भी नहीं होता है, या सुबह सुबह पूरी कचौरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो दुकान लोकल होता है, उसने अपना दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ होता है। तो इस तरीके का दुकान हर क्या बोले हर शहर में मिल जाता है, जिस जो रजिस्टर्ड नहीं है पर उसका दुकान बहुत फेमस है ना, किसी न किसी नाम से जो है वो फेमस होता है, लोकल नाम से। तो उसको बोलते हैं अपंजीकृत ट्रेडमार्क, यानी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो वो इस तरीके का सिंबल यूज कर सकता है टीएम। टीएम का मतलब हो गया ये अपंजीकृत ट्रेडमार्क हो गया, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। इसको भी कुछ बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट्स बहुत कम है। तो हम लोगों को अपना जो बिजनेस है वो हमेशा ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं ट्रेडमार्क अधिनियम, ये याद रखना होता है, एग्जाम में ये ईयर पूछता है कि ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1999 ये करेंट ट्रेडमार्क एक्ट है जो हमारा इंडिया में चल रहा है। इससे पहले भी आया है, लेकिन करेंट जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 चल रहा है। इसके जो धारा है एक्ट है 34 और 35 के तहत जो है, जो भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो दुकानदार अपने दुकान का नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसके लिए जो है सुरक्षा प्रदान करता है, उसको भी सुरक्षा मिलता है, यानी उसका बिजनेस को कोई कॉपी ना करे उसके लिए भी सुरक्षा मिलता है, पर यह सुरक्षा लिमिटेड होता है, उतना नहीं मिलता है जितना हम लोग रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा अपंजीकृत ट्रेडमार्क के तहत जो है धारा 34 और धारा 35 के तहत अपंजीकृत ट्रेडमार्क वाले को यानी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी को भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब ट्रेडमार्क का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम लोग ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं। वेबसाइट ये रहा। हाँ, ये हमारा वेबसाइट है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ये। ठीक है, ipindia.gov.in/index.html, ये हम कॉपी कर लिए लेकिन .in तक ही है। तो ipindia.gov.in ये ट्रेडमार्क का हमारा वेबसाइट है, उसका हम स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए। इसको जरूर विजिट करना है सबको, इस साइट को जरूर खोल के देखना है। इस साइट में खोलने के बाद जो है यहाँ पे एक चीज देखिए, इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इसको सिलेक्ट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में साइट को देखना है तो हम उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले तो ये URL एड्रेस जो है सर्च कर लेंगे, यहाँ से लैंग्वेज अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे बना हुआ है हमारा पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, RGNIPM, ये जो है ये सब के सब हम लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ से देखिए वही नाम है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI लिखा हुआ था वहां पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ट्रेड सीक्रेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लोगोस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022, ये सब के सब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इन सबको पढ़ना है। इन सब के बारे में सबसे अच्छी तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दे सकता है, जो कि हमारा ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। तो इसको जरूर विजिट करना। और सबसे खास बात यह है कि दोनों लैंग्वेज में ये वेबसाइट अवेलेबल है, तो हिंदी में भी जो है इसको पढ़ा जा सकता है। अब ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे तो इसका हिस्ट्री भी दिखेगा, लॉ भी दिखेगा, जितना भी एक्ट है वो सब कुछ दिखेगा, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, PDF फॉर्म में भी रहता है, लेकिन बहुत लंबा है, तो उसको पढ़ना एक झलक में देख लेना है। हम यहीं से जो है सारा इन्फॉर्मेशन को इसी वेबसाइट से कलेक्ट करके ये आज का क्लास बनाए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इसी वेबसाइट पे शॉर्ट फॉर्म में जो है दिया हुआ है, और डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट को विजिट करना है। तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पे लास्टली
हमारा लास्ट था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। अब भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। ये इसको याद नहीं करना है, एक रफ डाटा है कि कितना समय हम लोगों को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में लग जाता है। तो एक लंबा समय है 2 साल। पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है पहले तो जिला रजिस्ट्रेशन कार्यालय, उद्योग कार्यालय में हम लोग अप्लाई करेंगे और जिला उद्योग कार्यालय, जिला व्यापार कार्यालय में अप्लाई करने के बाद जो है ये उसके बाद उसको वेरीफाई करता है कि क्या इस नाम से कोई पहले से कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। मान लेते हैं कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है तो और उसी नाम से हमने अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए, तो क्या होगा, ट्रेडमार्क हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उस नाम से तो पहले ही किसी और व्यक्ति को वो ट्रेडमार्क मिल चुका है। तो इसलिए इतना समय लग जाता है पेपर वर्क करने में। ठीक है। और एक और चीज, ये जो ट्रेडमार्क हम लोग अप्लाई करेंगे, ये जो कि हमारा इंडियन वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इंडिया में वैलिड होगा। ठीक है। और कोई भी कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड भी काम करती है, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनी दुनिया भर में काम करती है, तो वर्ल्ड वाइड काम करने के लिए फिर वर्ल्ड लेवल पे भी इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए क्या है, वीपो, WIPO, वीपो जो है हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और इंडिया लेवल पे जो है ये हमारा IP इंडिया हो गया, I फॉर इंटेलेक्चुअल, P फॉर प्रॉपर्टी, और इंडिया तो इंडिया ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ये इंडिया लेवल पे हो गया और ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया। ठीक है। तो जब ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप बिजनेस के नाम के आगे यही TM सिंबल का यूज करते हैं। TM सिंबल का यूज करने से ये समझ में आ जाता है कि वो कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी उसको रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है, और जैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो वो कंपनी फिर कौन सा सिंबल यूज करेगा, ये वाला, ये R है ना, R फॉर रजिस्टर्ड, तो R सिंबल का यूज करेगा कि उसका कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, अगर नहीं है तब तक TM का यूज करेगा। ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री ऑफ, अब इसको भी याद रखना है, हम लोग जो ट्रेडमार्क करवाते हैं तो वो किस जो है मंत्रालय के अधीन आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मंत्रालय के अधीन आता है। इसको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स का मतलब ही होता है व्यापार, ठीक है, और ट्रेडमार्क जो है व्यापार से संबंधित है, इसलिए व्यापार वाला ही मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क का जो है हेड क्वार्टर, ये याद रखना है, हेड क्वार्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडमार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ट्रेडमार्क का हेड क्वार्टर जो है हमारा मुंबई में है। और इसका बाकी कार्यालय कहाँ कहाँ है, तो एक दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद, ये 3 याद रहेगा। ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई महानगर है, तो ये 4 तो ऐसे ही याद रहा। मुंबई हमारा जो है ऐसे भी भारत का जो है वो क्या कहलाता है, कैपिटल सिटी तो हमारा दिल्ली हो गया है ना, राजधानी, लेकिन जो बिजनेस का राजधानी है वो मुंबई कहलाती है। तो ऐसे ही हो गया, बिजनेस की राजधानी मुंबई और ट्रेडमार्क का हेड क्वार्टर कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। ठीक है। तो एक तो ये ऐसे ही याद हो गया, दूसरा हमारे देश की राजधानी दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई, एक नहीं याद रहता है तो वो होता है अहमदाबाद। इसको भी ऐसे याद किया जा सकता है कि गुजराती लोग व्यापार बहुत अच्छा करता है, बिजनेसमैन ज्यादा होता है, तो एक एक्स्ट्रा गुजरात में है अहमदाबाद, है ना, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। तो एक हो गया अहमदाबाद, यानी एक हमारा हेड क्वार्टर मुंबई और 4 जो है इसका रीजनल ऑफिस हो गया दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। ट्रेडमार्क के अंतर्गत जो है कंपनी क्या क्या रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो कंपनी अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकता है, अपना प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर्ड करवा सकता है, लोगो जो हमारा सिंबल होता है ये भी लोगो है। ठीक है। साउंड आ रहा है, एक काम कोई हमको ये बताएगा कि ये
कौन से कंपनी का लोगो है? जो हम सर्कल किए हैं ये किस कंपनी का लोगो है, कोई भी बताएगा? एयरटेल का। एयरटेल का, गुड। है ना? तो ये लोगो हो गया। तो लोगो हो गया, कोई भी सिंबल हो गया, ठीक है, डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट पैकेज, ये सब। अब अभी इस लोगो से ऐसे ही समझ में आ गया कि एक सिंबल, यहाँ पे कहीं एयरटेल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ इस सिंबल से जो है हम उस कंपनी को पहचान गए। यानी कि लोगो जो है हमको उस कंपनी तक पहुंचा देता है, उसकी पहचान देती है। तो कोई भी दूसरी कंपनी जो है इस लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो एयरटेल क्या करेगा, उस कंपनी पे जो है केस कर देगा कि उसका बिजनेस जो है उसके वजह से जो है लॉस में गया है, जितना भी लॉस हुआ है उतने पैसे का वो केस कर देगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का नाम। तो किसी भी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड होता है, तो जैसे एयरटेल, तो एयरटेल जो हो गया तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि अपना कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाएगा। ठीक है, अपना ये नाम ऐसे लिख के रजिस्टर रजिस्टर करवाया। तो एयरटेल नाम से जो है कोई भी दूसरा कंपनी, कोई भी नेटवर्क कंपनी या कोई भी किसी और भी चीज का कंपनी जो है मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती है। एक तो ये हो गया। जैसे ये सिंबल किस कंपनी का है, कोई और बोलो अनुराधा को छोड़ के। ये सिंबल किस कंपनी का है, सिंबल या लोगो? रिलायंस। ठीक है, हाँ ये सिंबल जो है हमारा रिलायंस का है। तो रिलायंस क्या हो गया, एक कंपनी हो गया। अब रिलायंस कंपनी में जो है हमारा क्या होगा, रिलायंस कंपनी को देखिए इसका अलग अलग जो है सेक्टर हो गया। अब रिलायंस कई सेक्टरों में काम करती है, पेट्रोलियम में भी काम करती है, हमारा कम्युनिकेशन जो फोन वगैरह में भी काम करती है। रिलायंस का जो रिटेल मार्केटिंग भी होता है, रिटेल मार्केटिंग भी होता है, जो हमारा क्या बोले मॉल भी होता है। रिलायंस कपड़ा भी बेचती है, एजियो, है ना, AJIO, एजियो से ऐप आता है, उस पर रिलायंस का कपड़ा भी बिकता है। रिलायंस लगभग बहुत चीज बनाती है। तो सबसे पहले रिलायंस क्या किया होगा कि वो अपना ये नाम को रजिस्टर्ड करवाया होगा रिलायंस। उसके बाद अपने संबंधित ब्रांच जो इसका पेट्रोलियम हो गया, तो रिलायंस पेट्रोलियम इसको फिर रजिस्टर करवाएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन तो इसको रजिस्टर करवाएगा। रिलायंस रिटेल मार्केटिंग तो इसको रजिस्टर करवाएगा। रिलायंस का एजियो तो फिर एजियो को रजिस्टर करवाएगा। तो ये सब के सब क्या आएगा, कंपनी के नाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी सामान। ठीक है, तो जैसे रिलायंस का एक छोटा सा फोन आता है, वो क्या 1499 वाला एक छोटा सा फोन आता है ना, तो वो कीपैड वाला जो छोटा वाला फोन आता है, तो वो फोन के पे क्या लिखा हुआ होता है, जियो लिखा हुआ होता है। तो जियो क्या हो गया, जियो फिर से एक कंपनी हो गया, लेकिन जियो का ये जो फोन होगा इसका कोई नाम होगा, मॉडल नंबर M25, तो ये उसका प्रोडक्ट हो गया। यानी जियो का M25 मॉडल नंबर का ये मोबाइल फोन। ठीक है, तो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हुआ, ये समझ गए हम लोग। कंपनी का प्रोडक्ट यानी ये सामान जो है वो रजिस्टर्ड होता है। लोगो, लोगो तो देख लिए, ये एयरटेल का लोगो है, ये रिलायंस का लोगो है, और ये अभी अभी नया लोगो बना है दो कंपनी को ऐड करके। आकाश और अनुराधा को छोड़ के कोई बताइए तीसरा लोगो कौन से कंपनी का है? गौरव जी, वोडाफोन। हाँ, ये वोडाफोन का नहीं है, वोडा और आइडिया का है। वोडा का दूसरा सिंबल था वोडाफोन का, ऐसे ठीक है ना? तो वोडा और आइडिया जब मर्ज किया तो इस तरीके का जो है लोगो आ गया है। तो लोगो से जो है हम लोग उस कंपनी को पहचान लेते हैं। तो लोगो चिन्ह वो एक ही चीज हो गया। अब आते हैं डिजाइन। डिजाइन भी रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पे जो है एक कार जो है हमको दिख रहा है, एक कार दिख रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये कार क्या हो गया, इस कार का डिजाइन हो गया। अब इस डिजाइन से जो है, इस डिजाइन से कोई भी दूसरी कंपनी जो है
वो क्या कर सकती है, कार नहीं बना सकती है। ठीक है, इस तरीके का डिजाइन, कोई कार हो गया डबल साइलेंसर वाला आता है, तो उसका एक स्पेशल अपना डिजाइन होता है। तो सेम डिजाइन से जो है कोई भी दूसरी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती है। तो हम लोग मार्केट में जब चलते हैं तो कोई भी कार को देखते हैं, बिना उसका नाम पढ़े बता सकते हैं कि ये कौन सी कार है। कैसे बता देते हैं, क्योंकि उस कार का डिजाइन जो है दूसरा कंपनी यूज ही नहीं कर सकता है कि ये कार स्विफ्ट डिजायर है, ये कार कौन सा है, तो ये कार जो है हमारा नैनो है। तो हम लोग बिना नैनो पढ़े हुए बता देते हैं कि ये नैनो कार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस डिजाइन का यूज जो है कोई और कंपनी टाटा के अलावा दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि टाटा का जो नैनो आता है। तो डिजाइन भी जो है हमारा रजिस्टर्ड करवाया जाता है। प्रोडक्ट का पैकेज भी रजिस्टर्ड करवाया जाता है। प्रोडक्ट के पैकेज का रजिस्ट्रेशन का कोई एग्जांपल देगा? स्पेशल टाइप का पैकेजिंग किया जाता है, उस पैकेज को जो है हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज कोई बताएगा जो कॉमन से अलग है? एक सेकेंड, हाँ अब बोलिए। एक बच्चे का टॉफी आता है किंडर जॉय, है ना, सब देखा होगा। किंडर जॉय कैसे क्यों बिकता है ज्यादा? क्योंकि बच्चा को जो है टॉफी पसंद नहीं है, टॉफी का प्रोडक्ट का पैकेजिंग पसंद है ना। वो खास तरह के जो है अंडाकार शेप में आता है ना, और उसके अंदर बीच का जो है दो दो पार्ट होता है, दो सेक्शन होता है, एक में टॉफी और दूसरे में खिलौना होता है। तो किंडर जॉय क्या किया कि वो अंडाकार शेप यानी अपने पैकेजिंग को जो है वो क्या कर लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। यानी अब दूसरी कंपनी जो है वो उस शेप में जो है प्रोडक्ट का पैकेजिंग नहीं कर सकती है। हाँ। अब जैसे एक बिस्किट आता था हार्ट शेप में, दिल वाले शेप में जो है, दिल वाले शेप में एक बिस्किट आता था, कौन सा एक, जिसमें क्या बोले चीनी चिपका हुआ रहता था। तो वो क्या किया कि वो कंपनी भी उस शेप को रजिस्टर करवा लिया। अब दूसरी कंपनी जो है उस शेप में जो है अपना बिस्किट जो है वो लॉन्च नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो है वो डिजाइन हो गया, साथ ही साथ पैकेज का भी डिजाइन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी दूसरी कंपनी जो है उस प्रोडक्ट का डिजाइन, लोगो, है ना, प्रोडक्ट का नाम, ये इन सब में से कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये परसेंट हमारे समस्तीपुर के डीएम सर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये उद्योग मेला लगा था। ठीक है, उद्योग मेला लगा था, तो उद्योग मेला में एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भीमा जूता। अब बताइए कोई आप लोग में से, भीमा जूता क्या हुआ, इसका ट्रेडमार्क हुआ या नहीं? ये जो जूता चप्पल है, इस जूता चप्पल का प्रदर्शनी लगा हुआ है, तो ये भीमा जूता यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भीमा जूता क्या हुआ, ट्रेडमार्क होगा या नहीं? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, तो भीमा जूता जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, जो है ये रजिस्टर्ड हो गया। यानी भीमा जूता नाम से जो है कोई भी दूसरा कंपनी जो है जूता जो है वो नहीं बना सकती है। ठीक है, और इस तरीके का हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जिला उद्योग कार्यालय होता है। ये समस्तीपुर का पुराना उद्योग कार्यालय, अब तो नया बिल्डिंग बन गया है, ये गूगल से लिया हुआ पिक्चर है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना उद्योग कार्यालय होता है। ठीक है, भारत में ट्रेडमार्क एक्ट आजादी के बाद जो है 1958 में आया था। इससे पहले भी आया था पर आजादी के वो पहले था। 1947 में जब हम लोग आजाद हो गए, तो आजादी के बाद जो है 1958 में सबसे पहले बार आया, और इसके बाद इसको जो है अमेंड कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, है ना, या फिर स्थानांतरित कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। किसे? तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से जो है इसको रिप्लेस कर दिया। तो करंट में कौन सा ट्रेडमार्क एक्ट लागू है? तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क चोरी होने पर ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन है 29,
29 सेक्शन के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी भी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क चोरी कर लेता है, उस नाम से जो है अपना प्रोडक्ट बना लेता है, तो वो कंपनी जो है सेक्शन 29 के अंतर्गत जो है वो केस कर देती है। ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 29 के अंतर्गत केस करती है। ठीक है, ये वेबसाइट तो सबको विजिट करना ही करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क। अब देखते हैं पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है। पार्सिंग ऑफ एक अनुचित व्यापार प्रक्रिया है, यानी कि यह फेयर नहीं है, फेयर यूज नहीं है। ठीक है, प्रथा के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि यह बिना फेयर यूज नहीं है। किसी भी दूसरे कंपनी का नाम जो है बिना उसके परमिशन के हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको पार्सिंग ऑफ कहेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और बाजार में किसी अन्य मौजूद ब्रांड द्वारा बनाए गए ब्रांड मूल्य से लगभग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लाभ प्राप्त करने का जो है वो प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई दूसरा कंपनी जो अपना मार्केट में जो है ब्रांड वैल्यू बना लिया है, अपना एक ब्रांड वैल्यू बना लिया है, उस ब्रांड वैल्यू का हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, उसी को पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क कहते हैं। तो पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क क्या हो गया कि बिना अनऑथराइज एक तरह से किसी और का ट्रेडमार्क का उपयोग करने को पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क कहते हैं। पार्सिंग ऑफ के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा होना और अपंजीकृत ट्रेडमार्क होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हो गया अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए। अब अभी हम बताए थे कि जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए आर सिंबल यूज होता है और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए टीएम सिंबल का यूज किया जाता है। तो रजिस्टर्ड नहीं है उसको भी कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है ना, कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यही सुरक्षा जो है हमको जो अनरजिस्टर्ड वाला है उसको पार्सिंग ऑफ के तहत जो है कुछ सुरक्षा दी जाती है। उसके लिए क्या है कि वो दुकान जो है फेमस होना चाहिए, जैसे कि शर्मा जी का मिठाई दुकान है ना, तो पूरे मार्केट में जो है किसी भी मार्केट का अपना अपना होता है, हर मार्केट में अलग अलग है। तो एक छोटा सा दुकान है चाय वाय वाला, ठीक है, समोसे वाला, तो और वो उसका दुकानदार जो है शर्मा जी है। तो शर्मा जी का मिठाई, तो किसी को भी बोल दीजिए उस मार्केट में कि जाओ है ना 4 समोसा जो है शर्मा जी के मिठाई दुकान से ले आओ। मार्केट 5 किलोमीटर के रेंज का है, फिर भी वो आदमी जो है एग्जैक्ट शर्मा जी का जो है समोसे का दुकान पे या मिठाई के दुकान पे पहुंच जाता है, जबकि शर्मा जी का नाम से जो है कोई कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो कैसे वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंच गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन बहुत फेमस है, बहुत प्रतिष्ठित है, फेमस दुकान है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो वैसे दुकानदार को भी जो है अपंजीकृत ट्रेडमार्क के अंतर्गत कुछ सुरक्षाएं दी जाती है, लेकिन उस स्थिति में जो है जब सुरक्षा उसको चाहिए होता है तो फिर उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको बाजार में विशिष्ट प्रतिष्ठा, स्पेशल प्रतिष्ठा, उसका बहुत नाम हो, फेमस हो, तो वैसे स्थिति में उसको कुछ सुरक्षाएं दी जाती है अपंजीकृत ट्रेडमार्क वाले को। तो आज का क्लास में हम लोग जो है ट्रेडमार्क के बारे में जो है बहुत डिटेल में देख लिए हैं। इतना काफी है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो जिला व्यापार कार्यालय। अभी अगर एग्जाम हॉल में जिला व्यापार कार्यालय नहीं लिखा हुआ रहे, राज्य व्यापार कार्यालय, तो फिर राज्य व्यापार कार्यालय करना है, यानी व्यापार कार्यालय सिर्फ माइंड में रखना है। एक और चीज का वैलिडिटी पूछता है। वैलिडिटी जो है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हर 10 वर्षों के बाद जो है इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। 10 वर्ष के बाद अगर हमारा संस्था, अगर हमारी कंपनी या दुकान आगे और चलता है तो हमको उसको रिन्यू करवाना होता है। तो नॉर्मली इसकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल की है। जबकि पेटेंट वाले में जब हम पेटेंट पढ़ाए थे, इसे
पिछले क्लास में पेटेंट, तो पेटेंट में क्या बताए थे कि मिनिमम 4 साल के लिए जो है पेटेंट मिलता है और अधिकतम 20 साल के लिए जो है पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि कोई भी कंपनी जो है, एग्जाम्पल भी दिए थे कोविड वैक्सीन का, तो कोई जैसे कोविड वैक्सीन बनाया तो उसको मिनिमम 4 साल के लिए जो है पेटेंट मिलेगा, ठीक है, और अधिकतम 20 साल के लिए पेटेंट मिलेगा। 20 साल के बाद उसका पेटेंट का जो है अधिकार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड का जो वैक्सीन है, कोविड 19 जो आया हमारा, और वैक्सीन जो है कब आ गया था, 2020 में शायद आ गया था कोविड का वैक्सीन, है ना, 1 साल के बाद ही। तो 2020 में कोविड का वैक्सीन आ गया। अब इसमें 20 साल जोड़ लीजिए तो 2040 हो जाएगा, 2040 हो जाएगा। अब 2040 के बाद कोवैक्सीन का जो है पेटेंट जो है उस कंपनी का खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2041 में जो है वो क्या हो गया, 2041 में जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी पब्लिक यूज के लिए हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी जो है कोविड का जो है वैक्सीन बना सकती है। तो पेटेंट में हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टाइम लिमिट है, जबकि ट्रेडमार्क में जो है हमारा एक फिक्स टाइम लिमिट हमारा 10 साल है, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगा, ये इंक्रीज करता जाएगा, है ना, तब तक चलता जाएगा जब तक हम अपना कंपनी को चलाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन हर 10 साल पे जो है इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और कॉपीराइट के लिए भी एक टाइम था, किसी को याद है? वैसे हम खुद ही बोल देते हैं कि कॉपीराइट के लिए था कि जो हमारा फर्स्ट राइटर है, जैसे प्रेमचंद जी का डेथ हो गया तो मृत्यु के 60 साल तक, है ना, इंडिया में मृत्यु के 60 साल तक जो है अगर कोई एक ही लेखक है किसी पुस्तक का, तो उनको जो है कॉपीराइट का अधिकार मिलेगा। मतलब मर जाने के 60 साल तक जो है उससे जितना भी रिवेन्यू आएगा वो उनके फैमिली या उस संबंधित नॉमिनी जो होगा उनका, उन नॉमिनी को जो है रिवेन्यू मिलेगा। 60 साल के बाद वो जनरल यूज के लिए हो जाएगा। इसका मतलब रिवेन्यू जो है उनकी फैमिली को समाप्त हो जाएगा। अब उसका रिवेन्यू संबंधित राइटर को नहीं मिलेगा। और अगर 2 या 2 से अधिक राइटर होता है तो 50 साल, अंतिम राइटर के डेथ से 50 साल जो है उसका वैलिडिटी रहता है इंडिया में। ये दोनों इंडिया का बोल रहे हैं। ये 60 साल, अगर एक ही राइटर है तो उसकी मृत्यु के 60 साल तक जो है कॉपीराइट का अधिकार मिलता है। 2 या 2 से ज्यादा राइटर है तो जो सबसे लास्ट में डेथ जिनका हुआ है उनके मृत्यु के 50 साल तक कॉपीराइट का अधिकार है। और फॉरेन में बाकी कंट्री में 70 साल कॉमन है, मतलब सब एक ही है, ये 60-70 मिला के सब एक ही है, मतलब 50-60 नहीं है वहाँ, सबके लिए एक ही हो गया 70 साल। चाहे सिंगल राइटर हो चाहे डबल राइटर हो, कैसे भी हो, उनके डेथ के 70 साल तक जो है बाकी दूसरे कंट्री में मिलता है, जबकि इंडिया में 60 और 50 है। तो इन दोनों में हम लोग देखें कि कॉपीराइट में टाइम लिमिट है ना, मैक्सिमम टाइम लिमिट है, 60 के बाद कॉमन यूज हो जाएगा। पेटेंट में भी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है हमारा 20 साल है, मिनिमम 4 ईयर है, जबकि ट्रेडमार्क में कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, 10-10 करते करते ये इंक्रीज करता जाएगा। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा हो गया वैलिडिटी के बारे में। फिर इसके सिंबल का, है ना, जो रजिस्टर्ड होगा आर सिंबल यूज करेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है टीएम सिंबल यूज करेगा। और कौन सी धारा के अंतर्गत सुरक्षा मिलता है ट्रेडमार्क एक्ट में, तो आर्टिकल 34 और 35, है ना। ये आर्टिकल को याद कर लेना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये तो हल्का ही है, ipindia.com, ये वेबसाइट भी याद कर लेना है, इतना IN तक, है ना, और HTTP नहीं भी रहेगा, इतना, है ना, www.ipindia.gov.in। एग्जाम में कभी कभी वेबसाइट भी दे देता है घुमा फिरा के पहचानने के लिए, और ये वेबसाइट तो जरूर विजिट करना है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज करके हम लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो जितना हम ट्रेडमार्क के बारे में आज हम बताए हैं, ये सारा का सारा जो है हमारा हम इसी वेबसाइट से लिए हैं, तो इसको खोल के खुद से भी पढ़ना है। हम एक सुनाते हैं। ट्रेडमार्क के अंतर्गत जो है हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं,
सिर्फ ये लोगो सिंबल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, एक स्लोगन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जैसे कि एक स्लोगन ये रहा, इसको आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये किस कंपनी का स्लोगन है? कौन सा? एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, नहीं सुनाई दे रहा है, तो ठीक है, हम बोल देते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कौन से कंपनी का स्लोगन है? सर्फ का। सर्फ का, घड़ी सर्फ का जो है स्लोगन है। तो स्लोगन को भी जो है हम लोग ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये ऐड कर लेना है, स्लोगन के में भी जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसे LIC का है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो ये क्या हो गया, वो ट्रेडमार्क हो गया, यानी उस लाइन से जो है वो अपना प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है एक खास लाइन का इस्तेमाल करता है, तो वो लाइन जो है, वो स्लोगन जो होगा, वो क्या होगा, उसका ट्रेडमार्क हो गया उस कंपनी का। ये हो गया, और इसमें सिर्फ एक्ट का ईयर याद रखना है, 1999, और एक सेक्शन याद रखना है, ट्रेडमार्क चोरी होने पे कौन सा सेक्शन सुरक्षा देता है, तो सेक्शन 29, और लास्ट पेज पे जो है हमारा पार्सिंग ऑफ किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन ही सिर्फ याद रखना है कि पार्सिंग ऑफ बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का जो है अनऑथराइज उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना, उसको पार्सिंग ऑफ ट्रेडमार्क कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, एक सेकेंड,